संवाद में, जैसा कि हमारा टॉपिक था हम लोग का कि जलवायु परिवर्तन, इसकी क्या अवधारणाएँ हैं विश्व और भारत में, इसके लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं, इस पर बात करने की। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन है कि जब किसी विशेष क्षेत्र में वहाँ की जो औसत मौसम होते हैं उसको हम लोग जलवायु बोलते हैं। जब उस औसत मौसम में कुछ परिवर्तन होते हैं तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जैसे यूँ समझिए कि किसी क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, अगर वहाँ अचानक 200 सेंटीमीटर बारिश होने लगी तो उसके औसत जो मौसम थे उसमें परिवर्तन हो गए। तो इन्हीं परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। वो बारिश के रूप में भी हो सकता है, तापमान के रूप में भी हो सकता है, मतलब विभिन्न रूपों में हो सकता है। अब ये जलवायु परिवर्तन के मुख्यतः कारण क्या होते हैं, इस पर थोड़ा बात करते हैं हम लोग। तो एक तो है इसका प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में आपका आ जाएगा कि महाद्वीपीय संवहन का कारण। जैसे कि हमारा जो पहले कॉन्टिनेंट था वो पेंजिया के नाम से जाना जाता था, सब एक में मर्ज थे। धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय संघनन होने लगा, प्लेटों का चलन होने लगा, तो सब अलग अलग होने लगे। तो उसके कारण क्या हुआ, जब सब सारी प्लेटें अलग अलग होने लगी तो समुद्र की धाराएं भी अलग अलग बहने लगी, पवनों की दिशा भी बदलने लगी। इनके बदलने से मौसम जलवायु पर भी आखिरकार परिवर्तन होने लगा। जैसे यूँ समझिए कि किसी क्षेत्र में पहले कोल्ड करंट चलती थी, तो वहाँ के रेगिस्तान का इलाका था कि आप समुद्री की जब धाराएं बदलेंगी तो वो कोल्ड करंट कहीं और चलेगा, तो वहाँ रेगिस्तान वाला इलाके से किसी और इलाके में वो तापमान का परिवर्तन होगा। दूसरा प्राकृतिक कारण में अगर हम देखें तो ज्वालामुखी विस्फोट। जैसे कि अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें बहुत सारी मात्राओं में सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन गैस निकलते हैं, धूलकण निकलते हैं, जलवाष्प निकलते हैं, जो समताप मंडल में जाकर जमा हो जाते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि पृथ्वी पर जितने भी इमिशंस होते हैं, जितने भी वायुमंडल में वो ग्रीन हाउसेस गैसें पहुँचती हैं, उसमें से 50% गैसें केवल ज्वालामुखी विस्फोट की होती है, जो समताप मंडल में जाकर वहाँ पर टिक जाती है, और जितनी मात्रा में सूर्य का तापमान पृथ्वी पर आना चाहिए उस क्षेत्र में आ नहीं पाता है। जैसे कि यूरोप के सटे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या बोलते हैं कि वो यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी। यूँ समझिए कि वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो गैसें जाकर ऊपर ये समताप मंडल में बैठ गए, जिससे तापमान उतनी मात्रा में आ नहीं पाया, तो ठंडी की समस्या बढ़ गई, जिसे नाम दिया गया किलिंग फॉरेस्ट सीवियर। यूरोप में ठंडी ज़्यादा पड़ने लगी। ये तो हो गया प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण के अलावा मानव गतिविधियाँ कारण भी बहुत सारे हैं। सबसे पहली शहरीकरण, अर्बनाइजेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन से ये क्या बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन इस प्रकार समझिए कि शहरीकरण हो रहा है, जैसे जैसे कंक्रीट के घर बन रहे हैं, ये रोड जो बन रही हैं, जिससे पृथ्वी पर जो पानी की सोखने की अवशोषण क्षमता है वो कम हो रही है, तो जिससे जल संवर्धन की क्षमता कम हो रही है। इससे क्या हो रहा है, हीट वेव की समस्या आ रही है। ये हो गया। उसके बाद शहरीकरण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है। मानव और ये क्या बोलते हैं प्राकृतिक गतिविधियाँ इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को प्रदर्शित करा रही है। अब देखते हैं कि इसका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो 1960 के ये क्या बोलते हैं जलवायु परिवर्तन समझौता में बोला गया था कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पृथ्वी का तापमान हो गया तो देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ मनुष्य का भी जीवन अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती मनुष्य के अस्तित्व को लेकर ही है, और ये सबसे बड़ा प्रभाव इस पर कृषि पर भी पड़ेगा। कृषि पर इस प्रकार समझिए कि अगर ये प्राकृतिक कारणों से जलवायु परिवर्तन की दशा दिशा बदलती है तो जहाँ पर जितनी वर्षा होना चाहिए उससे अधिक वर्षा होगी, जहाँ पर कम वर्षा नहीं होती है वहाँ पर और भी कम वर्षा होगी। जैसे कि विश्व में अगर देखा जाए तो मैक्सिको और अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि ये
इक्वेटर पर वाले देश हैं, तापमान और ज़्यादा तापमान होगा तो तापमान से और ज़्यादा बारिश होगी और वहाँ पर आग लगने की भी समस्या होगी, तापमान ज़्यादा बढ़ेगा गर्मी के दिनों में। जैसे ही अमेजन फॉरेस्ट का हम लोग उदाहरण देख ही सकते हैं। और इसका प्रभाव नदियों पर तो पड़ेगा ही, समुद्र जलस्तर में वृद्धि होगी, हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलेंगे, हिमालय के जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो समुद्र जलस्तर में वृद्धि होगी। तटीय जितने भी इलाके हैं उनको डूबने की समस्या आएगी। डूबने की जब समस्या आएगी तो वहाँ पर डेवलपमेंट रुक जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जब भी किसी तटीय क्षेत्र पर अपरदन या बाढ़ जैसी समस्या आती है तो केवल वहाँ के क्षेत्र ही प्रभावित नहीं होते बल्कि 60 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। तो बीमारियाँ बढ़ेंगी। इस प्रकार से पूरा का पूरा देखें तो हमारा ग्रोथ ही कम हो जाएगा। ये प्रभाव की बात हो गई। और देखते हैं कि इसके प्रयास क्या क्या हो रहे हैं। तो प्रयास में एक वैश्विक प्रयास को देखा जाए, एक भारत द्वारा क्या क्या प्रयास हुए हैं इसको देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुख्यतः प्रयास हुए तो बहुत सारे सम्मेलन हैं, लेकिन मुख्यतः प्रयास अगर देखा जाए तो आईपीसीसी का गठन जो 1988 में हुआ था यूनेप या विश्व मौसम संगठन के द्वारा, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाया है। इसका मुख्यतः काम ये होता है कि सरकार किसी भी देश की जब नीति नियम बनाती है तो उसको ये वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है कि आप नीति नियम बनाएं तो इनका ख्याल रखें। उसके बाद यूएन ने एक और कॉन्फ्रेंस का गठन किया जिसे UNFCCC के नाम से जाना जाता है, जो ये बतलाता है कि जिसमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए क्या नीति नियम हो सकते हैं उसके नियम बनाए जाते हैं। जैसे कि उसकी दूसरी जो सम्मेलन थी क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, तो ये बताया गया था कि Annex 1 में जितने भी सूचित देश हैं 40 देश, वो क्योंकि उन लोगों ने डेवलपमेंट सबसे पहले कर लिया तो उन लोगों के लिए कार्बन क्रेडिट की अवधारणा लाई गई, क्योंकि आप ज़्यादा इमिशन करेंगे तो उतना ही आप नेट जीरो इमिशन के लिए ये फाइनेंस करेंगे। यो क्योटो प्रोटोकॉल की उपलब्धि हो गई। और देखा जाए तो पेरिस समझौता है ग्रीन हाउस इमिशन को कम करने के लिए, पाली सम्मेलन है, रामसर कन्वेंशन है, वियना और मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल जो ओजोन संरक्षण की बात करता है। भारत के प्रयास में देखा जाए तो भारत ने बहुत सारे प्रयास किए, जैसे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग, जिससे जीवाश्म ईंधन में कटौती हो, क्योंकि प्रदूषण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक जीवाश्म ईंधन का ही होता है, क्योंकि सल्फर और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीली गैसें जो जलवायु परिवर्तन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं जीवाश्म ईंधन के द्वारा ही ये निकलती है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग का सरकार ने वो आह्वान किया है और 2030 तक 40% स्वच्छ एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिससे पोल्यूशन नहीं फैलेगा, भारत ने इसका भी अपनी अवधारणा रखी है। अब COP26 जो सम्मेलन था उसमें उन्होंने भारत ने अपना नेट जीरो इमिशन 2070 तक रखने का टारगेट किया है। तो ये भारत द्वारा प्रयास हो रहे हैं जो कि काफ़ी सराहनीय है। अब देखा जाए कि आगे की राह क्या हो सकती है। आगे की राह में अगर मोटा मोटी बात की जाए तो यही है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनको बढ़ चढ़ के आगे आना होगा, क्योंकि ये जो हमारा विश्व है वो केवल एक व्यक्तिगत देश का नहीं है बल्कि सबका है। एक कवि ने बड़ी अच्छी शेर बोली थी कि लगेगी आग तो आएंगे सब जब घर में, इस शहर में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये सोचना चाहिए कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ हमारा देश थोड़ी है, ये पूरे विश्व का देश है। अगर कहीं कोई चीज़ें ख़राब होती है तो उसका प्रभाव दूसरे, मतलब कहीं की गरीबी, कहीं की अमीरी के लिए ख़तरनाक है। बस इन्हीं सभी बातों के साथ